Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये है GIC का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं GIC होम साइंस के लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका एक प्रैक्टिस सेट एक पहले आ चुका है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द आउटलाइन ऑफ द होल गारमेंट। जो पूरा गारमेंट है या कपड़ा है, जो पूरा लाइक ये कोई टी शर्ट है तो इसका पूरा जो ये आउटलाइन होगा इसको क्या बोलते हैं? जो कपड़ा है उसका पूरा जो आउटलाइन होता है या पूरा जो गारमेंट है उसका जो आउटलाइन होता है उसको बोलते हैं सिलट। ड्रेस तो पूरा एक ड्रेस हो जाता है। शूज़ मीन्स शूज़। एसेसरीज मीन्स जो ऊपर से अलग से स्टोन्स लगाते हैं और बहुत सारा कुछ डेकोरेशन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो ये सब आता है एसेसरीज़ में। अब जब हम आउटलाइन की बात करते हैं, कपड़े की आउटलाइन क्या है, तो उसको हम बोलते हैं सिलट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइन्स मेक्स लुक्स नैरोअर एंड थिनर। ऐसी कौन सी लाइन है जिनका जो इफ़ेक्ट होता है उससे जो पर्सन है वो पतला मतलब पतला और थिन दिखता है, तो ये कौन सी लाइन है? तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसे लंबी लंबी जो कपड़ों में ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, उस टाइप के ड्रेस पहनने से जो पर्सन है वो थोड़ा उसकी हाइट ज़्यादा लगती है और वो पतला दिखता है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइन होती है उनकी वजह से जो अपीयरेंस आता है, जो लुक आता है, वो नैरो और थिन लुक आता है। और वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन का जब कपड़ा होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन का, यहाँ पे जो पर्सन है वो थिक मोटा दिखता है और उसकी हाइट कम दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वर्क लोड इज हैवीएस्ट इन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ की कौन सी स्टेज में जो वर्क लोड है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? रिटायरमेंट स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। तो जो एक्सपेंडिंग स्टेज होती है इसमें जो वर्क लोड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और नॉर्मली अगर हम लाइफ स्टेज जो स्टेज ऑफ लाइफ है उनकी बात करें तो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी है, बिगिनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। कहीं कहीं पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेजेस के जो सब स्टेजेस में रिटायरमेंट स्टेज को दिया हुआ है। तो जो ऐसी जो लाइफ की स्टेज जहाँ पे जो वर्क लोड है सबसे ज़्यादा होता है वो होता है एक्सपेंडिंग स्टेज। एक्सपेंडिंग स्टेज में वर्क लोड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो जो प्रोलैक्टिन है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोलैक्टिन की, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। टोफू क्या है? टोफू जो है एक सोया पनीर है। जो सोयाबीन होते हैं उनका सोयाबीन का जो होता है उनसे मिल्क बना के उसके बाद उस मिल्क से पनीर बनाते हैं। जब वो पनीर होता है उसको टोफू बोलते हैं। टोफू जो है ये सोया पनीर होता है, सोया पनीर को टोफू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी। जो अच्छा एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए? तो जो गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए, अथॉरिटेरियन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोग्राम की, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन प्रोग्राम मोस्टली किसके लिए होते हैं? लर्नर के लिए होते हैं, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जो प्रोग्राम है वो लर्नर के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इन एक्सटेंशन वी प्रेफर। एक्सटेंशन में हम प्रेफर क्या करते हैं? ऑटोमेटिक अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच, लेजिस फेयर अप्रोच या कॉमोडिटी अप्रोच। तो अगर हम बात करें एक्सटेंशन प्रोग्राम की या किसी भी एक्सटेंशन वर्क की, तो वहाँ पे नॉर्मली जो पर्सन है वो प्रेफर करते हैं डेमोक्रेटिक अप्रोच, क्योंकि डेमोक्रेटिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जहाँ पे लीडर जो है उसके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या उसके जो वर्कर हैं या जो भी लर्नर्स हैं उनके साथ मिलके किसी एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन पे पहुँचते हैं और पूरा प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है इसको लोग हैं जो भी एक्सटेंशन में जो है डेमोक्रेटिक अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप डिसीजन द फॉलोइंग कैन बी डन। अगर कोई ग्रुप डिसीजन हो रहा है, वहाँ पे अगर कुछ रिजॉल्व हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? कंपल्शन, डोमिनेंसी, रिक्वेस्ट या कॉम्प्रोमाइज़। तो इसका सिंपल सा आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे अगर
आप कोई सिबलिंग्स हैं तो अगर 3 सिबलिंग्स का ग्रुप है या 4 सिबलिंग्स का ग्रुप है तो वहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या फिर घर में जैसे 4 भाई बहन हैं, 4 सिबलिंग हैं और घर में कुछ नया चीज़ आता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो अब सबको आपस में बांटनी है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा सिबलिंग होता है, जो सबसे बड़ा ब्रदर एंड सिस्टर होता है, उसको बोला जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और ये छोटे बच्चे हैं छोटों को दे दो। तो सिंपल सी बात क्या आ गई, कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो यहाँ पे भी सिंपल है, जहाँ पे ग्रुप डिसीजंस लेने होते हैं वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ग्रुप डिसीजन के लिए अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो होता है कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोयाबीन कंटेन करता है प्रोटीन। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि सोयाबीन जो है पल्स ग्रुप में आता है, पल्सेस ग्रुप में, दालों के ग्रुप में, और इसमें डेटा है जो कई सारी बुक में अलग अलग डेटा वेरिएट है। तो उसमें 40 से लेके 46% तक की डेटा वेरिएट करता है। तो मेनली जो बहुत सारा जो फ्रीक्वेंसी में दिया है वो दिया है कि 40%। जो सोयाबीन है उसमें 40% प्रोटीन होता है, कहीं कहीं पे बुक में 45% भी दिया है, कहीं पे 46% भी दिया है। तो मोस्टली जो करेक्ट आंसर है वो 40% है। बट आपने अगर किसी ऑथेंटिक बुक से कोई और डेटा पढ़ा है, मीन्स जो 40% से 46% के बीच वेरिएट करता है, तो वो भी करेक्ट है उस बुक के अकॉर्डिंग। अगर कोई ऑथेंटिक बुक है, मतलब जो अच्छी बुक से अगर आपने पढ़ा है तो वो डेटा आप उसको सही मान सकते हैं। बट अगर नॉर्मली आप बात करें तो 40% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में SNP स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये ICDS के अंदर, अभी ये जो है ICDS के अंडर में काम करता है। तो ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट कब किया गया था, तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे दिया हुआ 1970 to 71, तो 1970 और 71 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलेटिन, लीफलेट, सर्कुलर लेटर, पोस्टर, फेयर, टेलीविज़न आर द मीडिया। जो हमने बात की, बुलेटिन हो गया, लीफलेट है, सर्कुलर है, लेटर्स हैं, पोस्टर हैं, कोई फेयर हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, ये सब कैसे मीडिया हैं। ऑप्शंस क्या है, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये सब बुलेटिन हो गया, लीफलेट है, सर्कुलर, ये सब आते हैं मास कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैमिली इज़ इंक्लूडेड अंडर, फैमिली किसके अंडर में आती है, कौन से ग्रुप में इसको हम फैमिली को रखते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, पर्टेनिंग ग्रुप या नन ऑफ दिस। तो जो अगर हम फैमिली की बात करें यहाँ पे, तो फैमिली जो है ये प्राइमरी ग्रुप में आती है। तो फैमिली इज़ द प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजिकल फटीग कैन बी ओवरकम बाय। फिजियोलॉजिकल फटीग मीन्स फिजिकल थकान या शारीरिक थकान अगर हो रही है, कोई काम लॉन्ग टाइम तक कोई काम कर रहे थे, उससे अगर कोई फिजिकल थकान हो रही तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे, तो उसको ओवरकम करने के लिए करते हैं रेस्ट, आराम करेंगे। आराम करने से जो शारीरिक थकान है या फिजिकल फटीग है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर प्रोजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। प्रोजेक्शन मीन्स लाइट के थ्रू किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, सामने जो भी पोस्टर है, वॉल है या कोई भी प्रोजेक्शन वॉल लगाया है तो उस पे चीज़ों को प्रोजेक्ट करना एक लाइट बीम के थ्रू, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन किस में किया जाता है, तो इपीडियोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के अंडर में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आता है, या कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करता है, उसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, ड्वाक्रा, पंचायती राज, CDNMFAL। तो जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये पंचायती राज में आता है। तो यहाँ पे CD मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो इसका ईयर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। और अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये पंचायती राज के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज मीन्स नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज NES, ये इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये इंडिया में 1953 में इस्टेब्लिश हुआ है। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान मीन्स KVK कृषि विज्ञान केंद्र वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974।
देखो जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहीं कहीं बुक में इसको 75 भी दिया है। अगर 74 और 75 दोनों ऑप्शन में हैं तो गो फॉर 74, और अगर 74 ऑप्शन में नहीं है तब तो 75 करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे दिया है कि जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, बट कहाँ किया गया था, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था पौंडीचेरी में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया कि जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है ये 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था और पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लानिंग हेल्प्स इन। प्लानिंग किस में हेल्प करता है, मीन्स नियोजन किस में सहायता करता है, किस में हेल्प करता है। ऑप्शन क्या है, डेलीगेटिंग वर्क, इवेलुएटिंग द वर्क, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एंड एस्टिमेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। तो प्लानिंग से हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम अगर हमको करना है तो उसके पहले हम प्लान करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सिंपल सी प्लानिंग किस में हेल्प करता है, एस्टिमेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेलीगेटिंग वर्क, इवेलुएटिंग वर्क, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, ये सब प्रिंसिपल में आता है। डेलीगेशन ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फंक्शंस के जो हमने पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये। बाकी इवेल्यूएशन वर्क है जो ये इवेल्यूएशन कहाँ पे करते हैं, ये अलग ही स्टेप है प्लानिंग का। तो प्लानिंग में हमें क्या सबसे पहले जो मेन जो हेल्प मिलती है प्लानिंग से वो क्या है, ये हेल्प करता है एस्टिमेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हमको अपना आगे का जो काम है वो करना चाहिए। तो इसमें हेल्प करता है प्लानिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस टाइप, कैसा शिक्षा का कैसा प्रकार है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है। ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर ऑर्गेनाइज एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन और ऑर्गेनाइज एजुकेशन एक जैसी होती है, दोनों इंस्टीट्यूट में होती हैं, दोनों का करिकुलम फिक्स्ड होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन और ऑर्गेनाइज एजुकेशन ये एक टाइप की होती हैं। यहाँ पे बात किया गया एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, लर्नर ओरिएंटेड होती है, जिसका कोई करिकुलम फिक्स्ड नहीं होता है, नीड के अकॉर्डिंग होती है। जो एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और ये एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS। अगर हम ICDS की बात करें तो ICDS कब स्टार्ट हुआ था। तो ICDS स्टार्ट हुआ था 1975 में। इसमें 6 मंथ से 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं इनकी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इनके एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब इनको ध्यान में रखा जाता है। तो जितने ICDS ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। तो ICDS का फुल फॉर्म आपको बताना है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ATMA। ये ATMA एक एग्रीकल्चर स्कीम है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा की इसको शॉर्ट में आत्मा बोलते हैं। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये 2005 में आई थी, ये स्कीम 2005 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस फॉर जेली मेकिंग इन फ्रूट इज। फ्रूट में जेली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस क्या होता है। ऑप्शंस क्या हैं, पेक्टिन, फाइटिन, प्रोटीन एंड पेपेन। तो जेली बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होता है वो होता है पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन जो है ये जेली बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है। अगर पेक्टिन नहीं होगा तो जेली नहीं बनेगी। और यहाँ पे दिया है पेपेन। ये पेपेन एक एंजाइम है जो कि पपाया में पाया जाता है, और ये पेपेन एंजाइम मीट को टेंडर करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द टेंडराइजेशन ऑफ मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडियन डाइट। इंडियन डाइट में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ऑप्शंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन। अगर हम यहाँ पे इंडियन डाइट की बात करते हैं तो हमारी इंडियन डाइट में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो 60 to 65% हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 60 to 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। तो जो अगर इंडियन डाइट में हम बात करें मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडियन डाइट में। उसके बाद दिया है यहाँ पे बालवाड़ी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो बालवाड़ी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है। तो बालवाड़ी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 1970 में। हमने अभी ICDS की बात की थी, ICDS, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये आया था
1975 में, और इसमें जो बच्चे थे वो 6 मंथ से 6 ईयर तक के जो बच्चे थे ये ICDS में आते हैं। और अगर हम बालवाड़ी की बात करें, इसमें 3 ईयर से 6 ईयर के बच्चे आते हैं। बालवाड़ी में 3 ईयर से 6 ईयर के बच्चे आते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन इसमें भी आती हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को इसमें भी उनका न्यूट्रिशन के ध्यान रखते हैं। और अगर हम बालवाड़ी की बात करें तो इसमें जो 3 से 6 ईयर के बच्चे होते हैं और जो वुमेन होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो इनको वीक में 7 डेज़ में 6 डेज़ में इनको सप्लीमेंट्री फूड देते हैं। और ये सप्लीमेंट्री फूड जो 3 to 6 ईयर बच्चों के लिए होता है तो वो प्रोवाइड करता है 300 किलो कैलोरी एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है वो प्रोवाइड करता है 500 किलो कैलोरी एंड 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये हफ्ते के 7 दिन के लिए 7 दिन में 6 दिन ये सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है ओके, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा काम कर सकूँ, जिससे आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, वो ये है कि वीडियो को लाइक करिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी GIC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलेरिया नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम हैज़ बीन रीनेम्ड एज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसको रीनेम किया गया है। तो उसको रीनेम करके उसका क्या नाम दिया गया है, तो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को रीनेम करके उसका नाम दिया गया है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन इज़ नॉट अ नेचुरल फूड कलर। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फूड कलर नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं, सेफ्रॉन, कैरामल, एनाटो एंड टाटाजाइन। तो जो इसमें नेचुरल फूड कलर नहीं है वो है टेट्राजाइन। टेट्राजाइन जो है ये नेचुरल फूड कलर नहीं है। द कॉज ऑफ स्लाइम लेयर ऑन द फूड इज, फूड के ऊपर जो स्लाइम लेयर बन जाती है, मीन्स स्लाइम लेयर मीन्स एक चिपचिपी लेयर। जैसे मशरूम है, मशरूम को अगर 3-4 दिन के लिए रख दो तो उसके ऊपर एक लेयर जैसी बन जाती है, चिपचिपी लेयर। या फिर ब्रेड देखा होगा आपने, अगर ब्रेड को 3-4-5 दिन के लिए रख दो तो उस पर हल्की सी एक ब्लैकिश ग्रेस मतलब ब्लैकिश ग्रीन कलर की, थोड़ी सी ब्लैक और ग्रीन कलर की एक लेयर बनने लगती है। तो ये होती है स्लाइम लेयर ऑन फूड। तो ये किसकी वजह से होती है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फूड पे जो स्लाइम लेयर होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट्स ऑफ मोरालिटी आर। मोरालिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं? मोरालिटी मीन्स नैतिकता। तो नैतिकता के कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑप्शंस क्या है, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल या ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मोरालिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ मोरालिटी। तो बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ये तीनों कंपोनेंट हैं मोरालिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ कंसर्न विद द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडियो विजुअल एड कैटेगराइजेशन। एक ऑडियो विजुअल एड ये थ्योरी है, ये इसमें एक ट्रायंगल जैसा होता है। इसमें ऊपर सबसे पहले दिया होता है सीइंग, फिर हियरिंग एंड सीइंग, फिर वीडियो देखना, देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड वर्किंग, एंड इसमें कई सारे स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये कोन है, ये एक देखो कोन जैसा बन रहा है, तो ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस इसको नाम दिया गया है। तो ये किसने दिया है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये एडगर डेल ने दिया है। उसके बाद आता है द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीन्स जिस चीज़ से मिलकर कोई नया टर्म बनता है। जैसे बहुत सारी सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनती है, तो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या हो गई, सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ को मिलके सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या हो गई, तो वो हो गई फैमिली। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंसुलिन इज़ यूज्ड फॉर। इंसुलिन जो पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, जो पेंक्रियास की बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या है, रिड्यूसिंग द वेट, लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन की अगर प्रॉपर बॉडी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या हमारी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन को रिएक्ट नहीं कर रही है
या इंसुलिन से काम नहीं कर रही है इंसुलिन के साथ, तो क्या होता है, तो हो जाता है डायबिटीज़, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तब इंसुलिन का जो मेन काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FPO। FPO का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शंस क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रिजर्वेशन ऑर्डर, फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑर्डर एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो FPO का जो फुल फॉर्म है वो है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एक ऑर्डर आया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। 1955 में आया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो इसमें और भी कई सारे एक्ट को मिलाया गया था, तो इसमें एक एक्ट ये भी था FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ नोन एज प्रीनेटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इनमें से किसको प्रीनेटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, तो ऑप्शंस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड वर्निक्स। तो जो प्रीनेटल सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रीनेटल सपोर्ट सिस्टम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को प्रीनेटल सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी जब वॉम्ब में होता है या गर्भ में होता है, तो उसको जो भी फूड उसको मिल रहा है या उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसको निकाल के बाहर लाती है, तो ये सब काम करता है प्लेसेंटा। तो मीन्स जो लाइफ का पूरा सपोर्ट सिस्टम है ये प्लेसेंटा पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। इनमें से कौन सा स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है, ऑप्शंस क्या हैं, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन किस में आता है, ये प्लानिंग का स्टेप है, तो ये एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है। एक्सटेंशन टीचिंग के जो स्टेप हैं अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, ये एक्सटेंशन टीचिंग के स्टेप हैं। कोऑर्डिनेशन जो है ये एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है। पंचायती राज इन इंडिया वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। जो पंचायती राज है इंडिया में सबसे पहले रिकमेंड किया गया था, और किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, महात्मा गांधी कृपलानी कमेटी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब हम बात करते हैं पंचायत राज सिस्टम की, सबसे पहले नाम आता है बलवंत राय मेहता कमेटी का, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही पंचायत राज सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो इनिशिएटिव जो है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। और मैनेजमेंट का फंक्शन अगर हम उसको शॉर्ट में याद करें तो POSDCORB, ये शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट कार्ब, मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वो आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, तो उसको अभी आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो जो इनिशिएटिव है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। विच वन इज़ एन आयनिक डाई, इनमें से आयनिक डाई, आयनिक मीन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किसमें होता है, एसिड में होता है। तो यहाँ से क्लियर कि आयनिक डाई कौन सी हो जाएगी, तो आयनिक डाई जो है ये एसिड डाई जो है ये आयनिक डाई हो जाएगी। वेट डाइज ये सल्फर डाई भी बोलते हैं इनको, और ये सेलुलोज के लिए अच्छी होती हैं, और इनमें जो कलर फास्टनिंग इसका होता है ये भी अच्छा होता है। डिस्पर्स डाई ये भी सेलुलोज के लिए अच्छी होती हैं। मॉर्डेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम फिक्सेटिव एजेंट भी बोल सकते हैं, फिक्सेटिव एजेंट लाइक सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जैसे जब डाई करते हैं तो उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो एक फिक्सेशन का काम करता है, तो सेम ऐसे ही मॉर्डेंट भी एक फिक्सेटिव एजेंट है जिसको डाई में यूज़ किया जाता है, जिससे डाई के कलर को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने बात की है आयनिक डाई, तो आयनिक डाई इज़ एसिड डाई, जो एसिड डाई होती हैं ये आयनिक डाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज एंड बोल्ड प्रिंट्स आर सुटेबल ओनली फॉर। जो बड़े बड़े और बोल्ड प्रिंट्स हैं ये किसके लिए सुटेबल होते हैं, ऑप्शंस हैं टॉल एंड स्लिम, फैट एंड शॉर्ट, स्लिम एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड स्टाउट। जो लार्ज मीन्स बड़े बड़े और बोल्ड प्रिंट्स, जैसे बड़े बड़े प्रिंट्स हैं ड्रेस में, तो ये किसके लिए सुटेबल होते हैं,
तो जो बड़े बड़े प्रिंट होते हैं वो टॉल और स्लिम, जो टॉल और स्लिम फिगर के पर्सन होते हैं, या जो कोई पर्सन जो बहुत लंबा है और बिल्कुल स्लिम है, तो उसके ऊपर बड़े बड़े फिगर वाले कपड़े जो है, जो बड़े बड़े फिगर वाले ड्रेसेस हैं, ये उसको सूट करती हैं। बट अगर कोई पर्सन है उसकी हाइट कम है और वो थिक भी है, उसने अगर उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट छोटे छोटे प्रिंट और वर्टिकल लाइंस पे सूट करती हैं। और जहाँ पे बात आती है लार्ज और बोल्ड प्रिंट की, तो ये सूट करते हैं जो टाल और स्लिम पर्सन हैं, जो लंबे और स्लिम पर्सन हैं, उन पे सूट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पंचायती राज को सबसे पहले इंडिया में अगर स्टार्ट किया गया है तो इंडिया में भी कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान स्टेट से स्टार्ट किया गया था। जनरल बॉडी ऑफ पंचायती राज इज, पंचायत राज की जनरल बॉडी क्या है, मीन्स पंचायत राज की जो सबसे बेसिक बॉडी क्या है? तो पंचायत राज की जो सबसे बेसिक बॉडी है वो है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाई यूज्ड फॉर कॉटन फैब्रिक इज, जो कॉटन फैब्रिक के लिए जो डाई यूज़ की जाती है वो डाई कौन सी हैं? ऑप्शन है एजोइक डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एजोइक डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, ये सभी कॉटन के लिए यूज़ होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। इन्फेंट क्लॉथिंग शुड बी सिलेक्टेड प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ, जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट हैं, उनके जब कपड़े सेलेक्ट करते हैं, उनके कपड़े का सिलेक्शन का जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं कंफर्ट, अपीयरेंस, ग्रोथ एंड सेफ्टी। तो इन्फेंट का जब इन्फेंट की जब क्लॉथ सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे मेन क्राइटेरिया आता है, सबसे जो प्राइमरीली नीड होती है वो होती है कंफर्ट। इन्फेंट के लिए जो भी कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला समृद्धि योजना वॉज स्टार्टेड इन, जो महिला समृद्धि योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 1995 में। और महिला समृद्धि योजना थी क्या कि जब भी कोई वुमेन अगर कोई अपना स्टार्टअप कर रही है या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसको ये महिला समृद्धि योजना स्कीम के थ्रू वो लोन ले सकती है, जहाँ से उसको इकोनॉमिक हेल्प होती है उसकी। तो ये महिला समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी 1995 में। नेशनल वुमेन फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, अगर हम नेशनल वुमेन फंड की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1992 एंड 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हाई बिल्डिंग्स। हाई बिल्डिंग के लिए कौन सा सॉइल जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है? तो जो बिल्डिंग बनाने में जो नींव बनाते हैं तो नींव के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो उसके लिए होनी चाहिए रॉकी सॉइल। तो रॉकी सॉइल जो है ये अच्छा फाउंडेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। द मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाई, जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? जब कोई मैसेज होता है तो मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करने से ही तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है। और ये मैसेज को कौन स्टार्ट करता है? तो ये सोर्स होगा या फिर कोई सेंडर होगा। तो कौन कम्युनिकेशन प्रोसेस को कौन इनिशिएट कर रहा है? तो वो सेंडर होता है। यहाँ से मैं बोल रही हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो मीन्स आई एम वर्किंग एज अ सोर्स, तो एज अ सेंडर जो मैं ये मैसेज या फिर ये क्वेश्चंस आप तक सेंड हो रहे हैं, तो आप उसके बाद वर्क कर रहे हैं एज अ रिसीवर। तो मीन्स जहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेंडर, और जिस पे जाके ख़त्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो सेंडर स्टार्ट करता है, या इसको सोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्वाक्रा वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर। तो ड्वाक्रा ये सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1982 में। तो यहाँ पे अभी आपके पास क्वेश्चन क्या हो गए? CD मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ये कब आया था? ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये दो क्वेश्चन हैं, आपको इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे ड्वाक्रा की। तो ड्वाक्रा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ये स्टार्ट हुआ था 1982 में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? हमने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये लर्नर ओरिएंटेड होती है। ये जो लर्नर की जो नीड है उनकी नीड के अकॉर्डिंग होती है, उनकी नीड पे बेस्ड होती है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जब फ्लेक्सिबल होगी तो भी तो लर्नर उसके अकॉर्डिंग, लर्नर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाएगी। अब कोई लर्नर है, उनको
वहाँ पे शाम को उनके पास टाइम रहता है, तो वो शाम को अगर आपको उनको कुछ प्रोग्राम बता रहे हो, कुछ आप उनको सिखाना चाह रहे हो, तो वो शाम को फ्री है तो वो शाम में सीखेंगे। क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो उसमें करिकुलम होता है, फिक्स्ड करिकुलम होता है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसीलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बोलते हैं ये फ्लेक्सिबल होती है, लर्नर बेस्ड होती है, लर्नर ओरिएंटेड होती है, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या हैं? तो कम्युनिकेशन के टोटल 4 फंक्शन हैं। तो यहाँ पे हमने कितना बात किया है? इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, परसुएशन और इन्फ्लुएंस करना। तो ये होगा 4 फंक्शन। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। इसमें इंडिविजुअल अप्रोच का एग्जाम्पल क्या है? तो ऑप्शंस क्या हैं? फार्म एंड होम विजिट, लेक्चर, वर्कशॉप एंड फेयर। तो इंडिविजुअल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फार्म एंड होम विजिट। जब कोई एक्सटेंशन वर्कर घर घर पे जाके या फार्म पे जाके इंडिविजुअली पर्सन से बात करता है, उनके घर पे विजिट करता है, तो ये हो जाता है इंडिविजुअल अप्रोच मेथड। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड अभी हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट CD, उसका ईयर ऑफ एनेक्टमेंट, ये कौन से ईयर में लागू किया गया था। उसके बाद है ICDS का फुल फॉर्म क्या है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। यहाँ पे हो गया टोटल 50 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी JIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।